हम में से प्रत्येक व्यक्ति जिंदगी जी करके जाता है। कुछ लोगों को भुला दिया जाता है और कुछ लोगों को लंबे समय तक अच्छे व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। ये कामयाब जिंदगी जीकर जाने वाले वो लोग होते हैं जो प्रत्येक स्थान से सीखते हैं, इतिहास से भी सीखते हैं और उन गलतियों को नहीं करते जिनका परिणाम बुरा हुआ करता है। ऐसी ही एक ऐतिहासिक कहानी से 4 जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र हम आज आपको बताने जा रहे हैं। यह ऐतिहासिक कहानी इजराइल के इतिहास से आती है। राजा हेरोद की कहानी। राजा हेरोद को एक बहुत कठोर शासक के रूप में याद किया जाता है, लेकिन उस राजा को 5 लोगों पर बहुत विश्वास था। एक तो था उस राजा का मंत्री जो बहुत ही योग्य था, मेहनती था, वफादार था, और 4 थे उसके सामंत। उन सामंतों पर भी राजा को बहुत विश्वास था, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा कोई अगर योग्य था तो वो राजा का मंत्री था। राजा बहुत कठोर था, मंत्री बहुत उदार हृदय वाला था, लेकिन राजा के प्रति बहुत वफादार था। शासन के कार्य को बहुत अच्छी प्रकार से करता, सभी के साथ प्यार से पेश आता और उसकी बताई गई नीतियां, उसके बताए गए मार्ग हमेशा राजा के लिए फायदेमंद होते। राजा का नाम होता, राजा का राज्य बढ़ता, अपने काम को बड़ी संजीदगी से करता था। इन सारी की सारी चीजों को देख करके वो जो सामंत थे वो बड़े चिढ़ते थे उस मंत्री से। राजा अपने पुत्र पर भी इतना विश्वास नहीं करता जितना मंत्री पर करता है। किसी तरह से इस मंत्री को रास्ते से हटाया जाए तब जाकर के हमारी कुछ वैल्यू बनेगी, ऐसा वो सामंत सोचने लगे। दिन रात कोई साजिश बनाने में लगे रहते कि बस राजा का विश्वास हम पर बना रहे, लेकिन इससे विश्वास भी हट जाए और ये हमारे रास्ते से हट जाए। उस महामंत्री के खिलाफ हमेशा वे साजिश बनाने में लगे रहते थे, लेकिन मंत्री उनकी तरफ ध्यान नहीं देता था, किसी चीज की तरफ ध्यान नहीं देता था। उसका ध्यान था कि बस शासन बेहतर तरीके से चले, राजा का भला हो, मुझे जो कार्य मिला है उस कार्य को मैं बेहतर तरीके से कर पाऊं, जनता के काम आ पाऊं। वह अपने कार्य में लगा रहता था। उधर से वो लोग साजिश कर रहे थे जो सामंत थे। वो सामंत सोचते थे कि अगर इस मंत्री को रास्ते से हटा दिया जाए तो बस उसके बाद राजा के सबसे करीब हम होंगे। वो मंत्री हमेशा अपने काम पर ध्यान रखता था, हमेशा राज्य की बेहतरी के लिए योजनाएं बनाता था। किसी चीज की सुध उसे नहीं रहती थी, उसके पीठ पीछे वो 4 सामंत उसके खिलाफ साजिशें बनाते रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने कुछ झूठे साक्ष्य, झूठे तथ्य इकट्ठा किए और राजा के सामने जाकर के उस मंत्री के खिलाफ उनको पेश करते हुए कहा, महाराज, यह जो मंत्री है, यह जो जनता को अपने करीब कर रहा है, इसका उद्देश्य है कि यह आपकी हत्या करके स्वयं राजा बनना चाहता है, यह राजद्रोही है। इस पर राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने मंत्री को बुलाया, मंत्री को बुलाकर के कहा कि तुम पर राजद्रोह सिद्ध हो चुका है और तुम्हें मृत्युदंड दिया गया है। अब बताओ, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? मंत्री ने कहा कि महाराज, जब राजद्रोह सिद्ध हो ही चुका है, जब आपने दोषी मान ही लिया है, अब मेरे कहने का कोई औचित्य नहीं। अब तो मेरी एक आखिरी इच्छा है, यदि आप पूरी कर दें तो। बोले कि आपकी आखिरी इच्छा पूरी की जाएगी, बताओ क्या है आपकी आखिरी इच्छा? बोले कि मुझे 10 दिन चाहिए, मुझे कुछ अपने जरूरी काम निपटाने हैं, अपने बेटे को भविष्य की कुछ योजनाएं बतानी है, कुछ किसी से लेने देने का हिसाब है वो चुकता करना है। 10 दिनों के बाद में आप मुझे मृत्युदंड दे सकते हैं। उस समय वहां पर प्रथा थी कि जब किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता था तो उसे एक बड़े से बाड़े में फेंक दिया जाता था। उस बाड़े के चारों ओर बहुत सारी पब्लिक के बैठने की व्यवस्था होती थी जो कि उस नजारे को देखते थे। कुत्तों को छोड़ दिया जाता था उस बाड़े में, बड़े खतरनाक कुत्ते जो कि उस आदमी को चीर फाड़ करके बोटी बोटी करके खा जाते थे। बड़ी दर्दनाक मौत मिलती थी उस व्यक्ति को जिसे मृत्यु दंड दिया जाता था। राजा ने ऐसी व्यवस्था इसलिए की थी कि दूसरे लोग भी आतंकित रहें, डर करके रहें और क्राइम रेट कम से कम हो और सत्ता का भय उनके मन में बैठा रहे। तो स्पष्ट बात है कि मंत्री भी इस बात को अच्छे से जानता था, इसलिए वह मंत्री सीधा अपने घर गया और वहां से उसने 200 स्वर्ण मुद्राएं ली। उन स्वर्ण मुद्राओं को लेकर के वह उस प्रहरी के पास में गया जो कि उन कुत्तों को ट्रेंड करता था
उनकी देखभाल करता था, उनके खाने पीने का ध्यान रखता था। उसके पास जाकर के मंत्री ने कहा कि देखो भाई, मैं आपको 200 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन आपको मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। प्रहरी ने कहा कि पहले काम बताओ, हो सकता है कि इतना कठिन हो कि मैं ना कर पाऊं। बोले कि काम सिर्फ इतना है कि 10 दिन तक तुम बैठकर सिर्फ देखोगी। इन कुत्तों को जो खिलाना है मैं खिलाऊंगा, जो पिलाना है मैं पिलाऊंगा, इनके साथ खेलूंगा मैं, इनको नहलाऊंगा मैं, इनके साथ समय मैं बिताऊंगा, इनकी हर चीज का ख्याल मैं रखूंगा। इस पर प्रहरी बड़ा खुश हुआ। बोले कि काम से भी मुक्ति मिली 10 दिन के लिए, और इतना सारा धन मिल रहा है, इतना तो मैं जीवन में शायद ही कमा पाता। अब मंत्री बड़ी तल्लीनता से उनकी सेवा करने लगा, कुत्तों की सेवा करने लगा। उनके खाने पीने का ध्यान रखता, उनके नहलाने धुलाने का ध्यान रखता, उनके साथ प्यार से पेश आता। अब वो कुत्ते इस प्रकार से उसके लिए हो गए जैसे कि उसके परिवार के सदस्य हों। कुत्ते एक क्षण को भी उससे दूर नहीं होना चाहते थे। 10वां दिन आया, पुनः बंदी बना लिया गया मंत्री को। बाड़े के चारों ओर शहर के लोग, प्रजाजन आकर के बैठ गए। सबकी आंखों में आंसू थे। वो जानते थे कि मंत्री निर्दोष है। वो जानते थे कि यह मंत्री था तो हमारी कोई सुध ले रहा था, अब इसके बाद हमारा क्या होगा। लेकिन राजा का खौफ था, कुछ कह नहीं सकते थे। सभी उस दर्दनाक मौत को देखने के लिए मजबूर थे। मंत्री को उस बाड़े में छोड़ दिया गया, कुत्तों को पिंजरे से आजाद किया गया। जिस प्रकार से कुत्ते हर बार उत्साह से दौड़ते थे, इस बार उससे भी ज्यादा उत्साह के साथ में दौड़े। लेकिन जैसे ही मंत्री के नजदीक वो कुत्ते गए, जितने भी वहां पर प्रजाजन बैठे थे सबकी सांसें जम गई, सभी चित्कार उनके मुंह से निकलने वाली थी। लेकिन देखते देखते मंजर बदल गया। वो कुत्ते उसे खाने के लिए नहीं दौड़ रहे थे, जाकर के उससे लिपट गए, उसे चाटने लगे, उससे प्यार करने लगे। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कह रहे हो कि तुम हमसे दूर क्यों चले गए थे। उस मंजर को देख करके राजा बड़ी हैरत में था। वो सोच रहा था ये हो क्या रहा है। इनसे खतरनाक कुत्ते तो आज की तारीख में दुनिया में नहीं है। इनको तो ट्रेंड ही इस काम के लिए किया गया है कि आदेश माने। अगर ये आदेश नहीं मानते तो इनको पता है कि इन्हें बहुत दंड दिया जाता रहा है, इसके बाद भी ये आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। राजा बड़ी हैरत में था। उसने मंत्री से ही पूछा कि ये क्या जादू है, क्या माजरा है, बताओ। मंत्री ने कहा कि महाराज, माजरा कुछ नहीं है, बात बस इतनी सी है कि वो जो 10 दिन की मोहलत मुझे मिली थी, उन 10 दिनों में मैंने बस इन कुत्तों की सेवा की है, इनसे प्यार किया है, इनकी हर चीज का ख्याल रखा है। लेकिन महाराज, मैंने आपकी सेवा 30 साल की है, हर चीज का ख्याल रखा है। आप अपने अनुभव से याद करके बताओ कि मेरा कोई फैसला गलत रहा है? मेरी आंखों में कभी गद्दारी दिखी है, राष्ट्रद्रोह दिखा है? मेरे किसी कार्य से आपको कभी कोई नुकसान उठाना पड़ा हो या कोई क्षति उठानी पड़ी हो, ऐसी कोई बात याद है? राजा के दिल पर यह बात लगी। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये कुत्ते किस स्थान पर हैं, मैं कहां पर हूं। राजा ने तुरंत उन सामंतों को बुलवाया और कहा कि सारी बातें सत्य बता दो, वरना तुम्हारे साथ में जो होने वाला है वो ऐसा होगा जो कि आज तक किसी ने न देखा न सुना हो। सामंत कांपने लगे। झूठे आदमी के अंदर डर बहुत ज्यादा होता है। उनकी हालत खराब हो गई। राजा बिना बताए समझ गया कि ये लोग दोषी हैं। राजा ने फिर मंत्री से कहा कि जब तुम्हें दंड दिया गया तुम अडोल खड़े थे, स्थिर थे, भयभीत नहीं थे, क्योंकि तुम्हारे अंदर सच था, मैं समझ गया हूं। इन लोगों के अंदर झूठ था, इसलिए ये इतने ज्यादा भयभीत थे, इतने ज्यादा डरे हुए थे। और अंततोगत्वा इन्होंने स्वीकार भी कर लिया अपनी गलती। अब इन्हें यह मृत्यु दंड दिया जाएगा, इन्हें इस बाड़े में फेंकवा दिया जाएगा और इन्हें कुत्ते नोच नोच करके खाएंगे। और तुम्हें मैं वचन देता हूं कि तुम्हारी बड़ी से बड़ी इच्छा भी पूर्ण की जाएगी। अपनी तरफ से कोई एक वचन आप मांग सकते हैं, कोई एक चीज आप मांग सकते हैं, कोई एक इच्छा आप जाहिर कर सकते हैं। इस पर मंत्री ने कहा कि महाराज, मेरी कोई इच्छा नहीं। इच्छा अगर कोई है तो वो ये कि इन सामंतों को माफ कर दिया जाए। राजा और ज्यादा हैरत में था और प्रजाजन इतने खुश थे कि उन्होंने मंत्री की जय जयकार करना शुरू कर दिया। चारों सामंत इतने लज्जित थे
जितना कि वे सोच भी नहीं सकते थे। और उन सामंत के घर वाले इस कदर रो रहे थे, इस कदर खुशी के आंसू उनके आंखों से बह रहे थे कि आज इस मंत्री की वजह से हमारे इन प्रियजनों की जान बच गई। वास्तव में इस कहानी से हमें क्या शिक्षाएं मिलती हैं? पहली सीख जो हमें मिलती है वो ये कि जरूरी नहीं हर बात को बोल करके बताया जाए, और बोल कर बताया हुआ कई बार काम भी नहीं करता। उस वक्त जबकि मृत्युदंड दिया गया उस मंत्री को, अगर वह वहां पर कुछ बोलकर बताने की कोशिश करता तो उसके खिलाफ बहुत सारे साक्ष्य, झूठे साक्ष्य वहां पर इकट्ठा किए हुए थे उन सामंतों ने। बहुत सारे झूठे तथ्य थे। शायद राजा उसकी बात न सुनता, मृत्युदंड बरकरार रहता, लेकिन उसने चुप रहना बेहतर समझा और अपने कर्मों के द्वारा अपनी निर्दोषिता को सिद्ध करने का प्रयास किया, और उन्होंने किया भी। तो कई बार आपके कर्म ज्यादा प्रभावी शिक्षा देते हैं, ज्यादा प्रभावी संदेश देते हैं। इसलिए हर बार हमें हर स्थान पर बोलने की बजाय बेहतर कर्म करने को तरजीह देनी चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा जो राजा की साइड से मिलती है वो ये है कि आप किसी की भी किसी बात पर यकीन न कर लें। पहले तस्दीक करें, गहराई तक जाएं और देखें कि इस बात में कितनी सत्यता है, कितनी प्रामाणिकता है, उसके बाद यकीन करें। अपने अनुभवों की तरफ भी ध्यान दें कि फला आदमी के साथ मेरे अनुभव कैसे रहे हैं। बहुत गहराई तक जाने के बाद आप निष्कर्ष पर पहुंचे, जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे, वरना आप जिंदगी में बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। मैंने बहुत बार देखा है, लोग तारीफ करते थे किसी आदमी की, अचानक कहने लगे बड़ा बुरा आदमी है। मैंने पूछा क्यों? कि मुझे इसके बारे में बहुत खतरनाक बात पता चली है। क्या कुछ सबूत मिला? कि नहीं, सबूत नहीं मिला, जिसने बताई है उस पर मुझे विश्वास है। विश्वास तो उस पर भी था भाई। आप अगर किसी की कही हुई बात में आकर आप किसी के बारे में कोई राय बना लेते हैं तो आप कान के कच्चे हैं, और कान का कच्चा आदमी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण चीजों को खो देता है। तीसरी जो शिक्षा हमें इस कहानी से मिलती है वो ये है कि विपत्ति चाहे जितनी भी बड़ी हो, उससे बाहर निकलने के लिए सबसे पहली जो चीज चाहिए आपको वह है धैर्य, और दूसरी जो चीज चाहिए वह है योजना। और ये दोनों चीज आपको ही धारण करनी पड़ेगी। धैर्य भी आपको धारण करना पड़ेगा, और आप ही बेहतर योजना बना सकते हो क्योंकि उस स्थिति पर आप खड़े हुए हो। बेहतर योजना तब बना पाओगे जब अंदर भय नहीं होगा, धीरज होगा, आप किसी चीज से टूट नहीं जाओगे। आपको इस बात का पता होगा कि संसार में जब भी समस्याएं आती हैं तो परमात्मा उसके साथ में दो समाधान भेजता है। कम से कम आप एक तो खोज ही सकते हो मेहनत करके। यदि एक भी ना खोज पाए तो निश्चित रूप से मिट्टी में मिल जाओगे। विपत्ति के सामने यदि आप सीना तान करके खड़े हुए हो तो विपत्ति कमजोर होने लगती है, और विपत्ति से यदि आप डर जाते हो तो विपत्ति हावी हो जाती है। चौथी जो महत्वपूर्ण शिक्षा यहां से मिलती है वो ये कि जिंदगी में जब भी कुछ पाओ अपनी मेहनत से पाओ, अपनी योग्यता से पाओ, साजिश से नहीं। वर्तमान समय में समाज के अंदर बहुत सारी साजिशें होती हैं। राजनीति में तो साजिशें हैं ही। राजनीति तो वर्तमान में साजिश का नाम हो गया है। समाज में साजिशें हैं, कुटुंब में साजिशें हैं, परिवार में साजिशें हैं। कमाल की बात, परिवार में साजिशें हैं, और इन साजिशों से मिलता कुछ नहीं। इनका परिणाम बहुत दुखदाई होता है। वो तो मंत्री बेहतर दिल वाला व्यक्ति था, बेहतर हृदय वाला व्यक्ति था कि उन सामंतों के प्राण बच गए, वरना वो साजिशों से क्या प्राप्त कर पाते? केवल एक दर्दनाक मौत। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति अगर जिंदगी में मुड़ करके देखेगा वो पाएगा कि आज तक जो साजिश की थी उससे यदि कोई चीज प्राप्त कर भी ली थी तो वो हाथ से चली गई, या चली जाने का भय है, या फिर वो चली जाएगी, इस बात का पक्का पता है। यकीन मानिए, ईमानदारी से, मेहनत से, अपनी योग्यता के बल पर यदि आप आगे बढ़ते हैं तो केवल सफलता और ऊंचाई ही नहीं 10 और चीजों को प्राप्त कर पाते हैं। परमात्मा की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सन्मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को प्रकाशित करें और राष्ट्र के लिए बेहतर साबित हों। हरि ओम, हरे कृष्ण।